गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का संग्रह और व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण पर चर्चा करेंगे। जानेंगे आंकड़ों का संग्रह क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस चैप्टर में बच्चों हम जानेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना की। तो हमने अभी पिछले अध्याय में बच्चों पढ़ा है कि सांख्यिकी के प्रयोग में जो आंकड़े हैं और उनका जो परिचय है बच्चों, उसके तहत इस अध्याय में आप आंकड़ों के स्रोतों, आंकड़ा संग्रह की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात आंकड़े समंकों के एकत्रीकरण का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं निश्चित समाधान के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। इससे पिछले अध्याय में हमने जाना था परिचय में कि अर्थशास्त्र क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। अब इसी क्रम में जो है आंकड़े, आपने सुना होगा कि खाद्यान्नों का उत्पादन 1980 और 82 में 80 से लेकर यानी कि 82 तक 10.2 करोड़ था, जो बढ़कर 1983 से 85 में 13.5 करोड़ हो गया। अर्थात आंकड़े बढ़े। 1985 से 87 तक उत्पादन जो है घटकर 10 करोड़ टन हो गया, अर्थात गिरावट आई। इसके बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 2016 और 17 तक लगातार बढ़कर 25.6 हो गया और 2017-18 में यही 27.5 करोड़ टन हो गया बच्चों। तो कभी उत्पादन घटा और कभी उत्पादन घटा। तो बच्चों जो इनका संग्रह है वह क्या है, वह हमारा डाटा या आंकड़े कहलाता है। तो उपरोक्त जानकारी से बच्चों हमें पता लगता है कि विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन एक सा नहीं रहा, कभी घटा तो बच्चों कभी वह बढ़ता चला गया। इसमें वर्ष दर वर्ष बदलाव आता रहा, अर्थात परिवर्तनशील रहा। इसमें मुख्य परिवर्तन होने के अनेक चर कहे जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है बच्चों इसमें, जब किसी विषय से संबंधित आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में लिया जाता है तब उन्हें हम समंक या आंकड़े कहते हैं। एक बच्चों टेबल के अनुसार या टेबल के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें x, y और z को प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक चर का मूल्य प्रेक्षण कहा जाता है। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन को एक सारणी के माध्यम से बच्चों दिखाया गया है, जिसमें x को चर माना है और y को उत्पादन माना है। अर्थात कौन से वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। 1980 से 81 में 108 मिलियन टन से लगाकर बात करें हम 2016-18 में यह बढ़कर 272 तक बच्चों पहुंच गया। तो इस प्रकार से उत्पादन बढ़ता रहा। यहाँ पर जो चर बताए हैं, लिए गए हैं x तथा y, मूल्य के समांक हैं। इन समांकों से भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन के संबंध में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। इनसे पता लगता है कि विभिन्न वर्षों में इन खाद्यान्नों के आंकड़ों में उतार और चढ़ाव आया है। तो बच्चों समांक एक ऐसा साधन है जिससे समस्या को समझने तथा उसके संभावित हल को ढूंढने में सहायता मिलती है। अर्थात उन जो उत्पादन के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी जानकारी हमें इस व्यवस्था के अनुसार पता चलती है। तो आंकड़ों का संग्रह या संकलन या एकीकरण, जब कोई अन्वेषक अपने अध्ययन हेतु आंकड़ों को स्वयं अथवा प्रकाशित अप्रकाशित सूत्रों से लेता है, प्राप्त करता है, तो इस प्रक्रिया को बच्चों आंकड़ों का संकलन कहते हैं। अर्थात कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जब अपने बारे में, संस्था के बारे में सर्वे के माध्यम से आंकड़े एकत्र करता है
तो वह आंकड़ों का संग्रह, संकलन या एकीकरण जो है एकत्रीकरण कहलाता है। अब आंकड़ों के स्रोत क्या है बच्चों, किस प्रकार से हम आंकड़ों को एकत्र कर सकते हैं। महत्वपूर्ण समूहों के दो स्रोत हैं। एक है प्रणक जांच पड़ताल या प्रश्न पूछकर, अर्थात आप एक भीड़ में या एक समूह के बीच में गए और वहां से आप किसी संस्था के बारे में, किसी खिलाड़ी के बारे में, किसी नेता अभिनेता के बारे में अच्छाई और बुराई जान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों बताया गया है कि एक खिलाड़ी की लोकप्रियता जानने के लिए विद्यालय के बच्चों या छात्रों ने उस खिलाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न अपने साथियों से पूछे, जिससे उन्होंने आंकड़े एकत्र किए। यदि इस प्रकार के आंकड़े हम तैयार करते हैं या इस प्रकार के आंकड़ों से हम जानकारी हासिल करते हैं तो उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। यदि अन्य प्रकार, यदि कोई संस्था या व्यक्ति द्वारा एक सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो उनको द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। आंकड़ों को या तो प्रकाशित स्रोतों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, लिखित पुस्तकों, इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जिन लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा ये एकत्र किया जाता है उन्हें बच्चों प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसके अलावा द्वितीयक आंकड़े वो कहलाते हैं जिसमें समय और श्रम की खपत होती है। जैसे आपने विद्यालय में खिलाड़ी की लोकप्रियता के बारे में प्रश्न पूछकर आंकड़े एकत्र किए और आंकड़ों को आपने प्रकाशित किया, रिपोर्ट तैयार करते हैं। यदि आपके द्वारा संग्रहित आंकड़ों का उपयोग अन्य करता है तो ये आंकड़े उसके लिए द्वितीयक हो जाते हैं। हमने यानी कि छात्रों ने जो आंकड़े एकत्र किए वो प्राथमिक, और यदि उन्हीं आंकड़ों को किसी ने उनको प्रकाशित किया, उसमें पैसा खर्च किया, तो वे द्वितीयक आंकड़ों की श्रेणी में बच्चों आ जाएंगे। तो आंकड़ों की कई श्रेणियां हैं जिसमें प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों की बात करें तो प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्न सारणी और अनुसूची, इस प्रकार से आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। द्वितीयक प्रकार में प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत के माध्यम से हम आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाशित स्रोत में राष्ट्रीय, सरकारी, अर्ध सरकारी और अप्रकाशित में सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और शोध के माध्यम से हम अपने आंकड़े बच्चों प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम इन आंकड़ों को संग्रहित कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हम आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, तो कोई भी निर्माता अपने उत्पाद के बारे में राय जानने के लिए लोगों के उस उत्पाद से संबंध में प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। उसके लिए क्या करता है, मूल्य की उपयोगिता, गुणवत्ता, उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। वह जनता के बीच में जाता है, उनसे उसके मूल्य उचित है अनुचित है उसकी जानकारी लेता है, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी कैसी है उसकी जानकारी लेता है, और वह उपलब्ध हो रही है नहीं हो रही है उसकी भी वह जानकारी हासिल करता है। तो सर्वेक्षण के लिए जो वह तैयारी करता है साधनों के लिए, वह सूचनाएं, यानी कि सर्वेक्षण क्या एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्र करते हैं। जैसे बताया है कि उसके लक्षण क्या है कि अधिकांश सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रश्न पूछकर लोगों से और जो वे उत्तर देते हैं उनके आधार पर हम उन आंकड़ों को एकत्र करते हैं। तो प्रश्नावली किसी प्रशिक्षित प्रगणक द्वारा भी भरी जा सकती है। ठीक, तो प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, समझने में सरल होनी चाहिए, प्रश्न कम से कम पूछे जाने चाहिए, सरल और स्पष्ट प्रश्न हो, प्रश्नों का क्रम सुव्यवस्थित हो, सामान्य प्रश्न तथा प्रश्नावली के आरंभ में और विशिष्ट प्रश्न प्रश्नावली के अंत में होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम उन प्रश्नों के माध्यम से आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। ध्यान रहे कि गलत प्रश्न न हो। जैसे आप पूछते हैं क्या गैस की सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए जनता के बीच में जाकर। दूसरा प्रश्न करते हैं क्या आपके क्षेत्र में गैस की आपूर्ति नियमित है। बल्कि सही प्रश्न ऐसे होने चाहिए बच्चों, क्या आपके क्षेत्र में गैस की आपूर्ति नियमित है। दूसरा है यदि गैस से संबंधित आप प्रश्न करेंगे क्या गैस की सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए जिससे उत्तर देने वाला स्पष्ट जानकारी हमें दे सके।
ऐसे ही है गलत प्रश्न, क्या आप सुंदर दिखने के लिए अपनी आय का कितना भाग पार्लर को खर्च करते हैं? 0% करते हैं। ऐसे ही सही करेंगे होगा आपका प्रश्न, क्या आप अपनी आय का कितना भाग पार्लर को खर्च करते हैं? तो इस प्रकार से सही प्रश्न पूछने पर जिस उत्तरदाता हमें सही आंसर बच्चों उसका देगा। तो इस प्रकार हमें अपने उत्तरों को सही प्रकार से पूछना चाहिए। तो बच्चों आज यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट था वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आपसे लेकर नई कक्षा के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।